learning Husserl mindfulness. In the previous lecture, we studied about the monkeys, the hazard study. So these questions can be asked in the exams, and the maximum that you need to know. And it's regarding the main assumptions of the biological approach. First of all, we are going to study about this. So first approach is the very first one is behavior, cognitions, and emotions can be explained in terms of the working of the brain and the effect of hormones, genetics, and evolution. So they are actually trying to say we are studying about biological approach. In biological approach, it's regarding our bio. So our behavior, how we behave, and cognitions, how we think about things, how we perceive things, and how we act accordingly, and the emotions that are related to our brain. Different parts of our brain are related to the different activities, our bodily activities, our thinking and psychological activities. So number two is the similarities and differences between people can be understood in terms of biological factors and their interaction with other factors. सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कि अब जो ये हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड जो हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, ये हमारी किस तरह से इस इनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं. एक फॉर एग्जांपल द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन हाइपोथैलेमस, लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन, द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द right activities of the bodies, and the right hemisphere of our brain actually controls the left sides activities of our body. So they are actually saying that through this body we are going to study about the similarities, क्या चीज़ें हैं जो सेम हैं और डिफरेंसेस कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. और इस हमारी स्टडी में इसमें रिसर्च में है कंटेंट ऑफ स्टडी है. नंबर वन साइकोलॉजिकल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े हैं, कौन सी चीज़ है, उसके पीछे क्या उसका बैकग्राउंड रह चुका है, उसकी क्या रिसर्च कैसे स्टार्ट हुई, क्यों उसने स्टार्ट हुई, क्या वजह थी. नंबर टू पे उसका हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे. ये हर चीज़ जो इसकी हर थियोरेटिकल जो एवरीथिंग डेट हैज़ हैपन्ड बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द स्टडी इफ इन अ एक्चुअल इन्वायरमेंट. यू कैन से कि पहले क्या होता है कि बंदे के दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, ही पुट्स अप सम थेरीज एंड आइडियाज़. वो हमें देते हैं कि हम लोग इस चीज़ के बारे में ये है. जैसे फॉर एग्जांपल रेड माई मूवमेंट के बारे में था कि उसने एक्चुअल स्टडी स्टार्ट करने से पहले जो पब्लिश होने से पहले कि पब्लिकली हमारे सामने आने से पहले उसके 9 दफ़ा उसने कोशिश कर चुका था. बट बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट वॉज कंसिडर्ड माइथिकल एंड मिस्टिकल, सो इट वॉज काइंड ऑफ टफ फॉर हिम. तो अब क्या हुआ था फिर, क्या उसने इन लेटर ऑन उसकी जो ये स्टडी थी वो पब्लिकली क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी. एंड दे डिड सम काइंड ऑफ रिसर्च एंड सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट. अब नंबर 3 पे आ जाता है एम्स आ जाते हैं, देन रिसर्च मेथडोलॉजी है, देन प्रोसीजर है, एंड नंबर 6 रिजल्ट्स हैं, नंबर 7 एवोल्यूशन, एथिकल इश्यूज, एंड देयर आर मोर इश्यूज एंड डिबेट्स एज वेल. अब क्या है कि इसमें है MRI. MRI है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इट इज़ अ ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स डिटेल्ड इमेजेस ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर. टेक्निक दैट क्रिएट it uses strong magnetic and radio waves instead of X-ray. So it's basically not an X-ray, it's something else and it's safer than the X-ray. तो MRI ये क्या है कि जैसे हम लोगों ने EEG के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम, जो है कि हमारे सर पे ये इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं और उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो स्लीप की एक्टिविटीज़ होती है, आइदर समवन इज़ इन हैवी स्लीप और आइदर समवन इज़ नॉट ए स्लीप, एंड माई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो होती है कि हमें पता चलता है कि जो बंदा है वो सो रहा है कि नहीं, वो कोई गहरी स्लीप में है कि नहीं है. और MRI स्कैन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो मशीन मैंने आपको बताई थी कि इट्स जस्ट लाइक अ बेड, और वो राउंड सी मशीन होती है. उसके अंदर क्या होते हैं, जो एक पेशेंट होता है उसको उस मशीन के अंदर रख देते हैं, एंड इट मोस्टली कंटेन्स फ्राम 12 to 12 मिनट्स और मैक्सिमम इट कैन टेक 15 मिनट्स. उसमें क्या होता है कि हमारा सारा MRI स्कैन होता है, और इसमें क्या यूज़ होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस यूज़ होती हैं कि भाई ये मैग्नेटिक और ये रेडियो वेव्स जो होती हैं उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ का पता चलता है, हमें ब्रेन के रीजन्स के बारे में पता चलता है. और इट इज़ बेसिकली ना एक्सरे की तरह ये होता है, लेकिन ये क्या है कि ये एक्सरे है नहीं, एक्सरे डिफरेंट होता है. तो इससे क्या होता है कि ये इट इज़ सेफर दैन द एक्सरेज.
and just like I have explained it to you in the previous lecture, राइट द एक्सरेज इतनी डेंजरस होती हैं कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वैसे करते हैं कि जो आपकी फैमिली होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं कि उसको उनको रूम से बाहर निकाल देते हैं। और जो एक्सरे वाला होता है वो जिसने वो बटन ट्रिगर करना होता है वो एक सेफ वाल के पीछे होता है, डेट इज़ मेड ऑफ ग्लास, और वो एक कैबिन बना होता है, उससे जाके वो प्रेस करता है। तो जो बेस्ट पेशेंट होता है वो तब वहाँ मशीन के वहाँ ही लेटा होता है, वो उस पे स्ट्रेचर पे तो उसका क्या होता है कि एक्सरे यूज़ होता है, एंड इट इज़ इवन दिस मच स्ट्रोंगर कि हम लोगों ने अगर प्लास्टर वगैरह भी लगाया होता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग कैन बी शोन इन द एक्सरे। सो एमआरआई को हम लोग एक्सरे से इस तरह, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये एक्सरे की तरह होता है, लेकिन बट इट इज़ नॉट एन एक्सरे, बट इट इज़ सेवर दैन द एक्सरे। And an MRI helps scientists to discover to see the different brain areas and measure their size and shapes. It's commonly used to show a safely brain to tell us about the study about the brain damage, mental health conditions, and even localization of the functions, which we will learn about it later on. ठीक है, तो अब जो है जो सेकंड की कंसेप्ट है ये है कि ग्रे मैटर कंसंट्रेशन है। व्हाट इज़ ग्रे मैटर कंसंट्रेशन? ग्रे मैटर कंसंट्रेशन पढ़ने से पहले क्या आप हमें बताना चाहिए कि ग्रे मैटर है क्या। ग्रे मैटर वाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। वाइट मैटर वो नहीं हम लोग पढ़े, यहाँ पे हम ग्रे मैटर कर रहे हैं। ग्रे मैटर कंसंट्रेशन इज़ रिलेटेड टू द ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर इज़ अ लिक्विड दैट इन इट इज़ इन अवर ब्रेन, एंड जो ग्रे मैटर होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब फॉर ए हेल्दी ब्रेन ग्रे मैटर मैटर्स अलॉट। जितना ज़्यादा ग्रे मैटर होता है उतनी थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर जो होती है इंसान की वो ज़्यादा होती है। अब जो ये ग्रे मैटर कंसंट्रेशन है ये क्या है? इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, it is a part of the brain that processes information. It contains nerve cells also known as neurons, which are responsible for three types of the things। ठीक है, अब वो थ्री टाइप्स ऑफ द थिंग्स कौन सी हैं? थिंकिंग है, उसमें इमोशंस हैं और मेमोरी है। The more the gray matter in a brain region, the more better functioning of that of that region। अब क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा ब्रेन है उसके रीजन्स में एवरी रीजन कंटेन्स आ ग्रे मैटर, और जिस रीजन के अंदर ग्रे मैटर ज़्यादा होगी उसकी फंक्शन जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। ग्रे मैटर कंसनट्रेशन रेफर्स टू हाउ मच ग्रे मैटर देयर इज़ इन द स्पेसिफिक रीजन। अब ये क्या है कि जिस इंसान की जिस चीज़ में एक्टिविटी फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा बेटर होगी। अब इसके एमआरआई स्कैन के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि इस खास स्पेसिफिक रीजन में क्या है कि ग्रे मैटर ठीक है इस माउंट में है, तो इस बंदे की इसलिए एक्टिव जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो ज़्यादा है। अब उसके बाद क्या आ जाता है कि दे यूज़ एमआरआई स्कैन्स एंड अ स्पेशल टेक्निक कॉल्ड वोक्सल बेस्ड मोर्फोमेट्री, वीबीएन, इट स्टैंड्स फॉर वीबीएन, टू मेजर चेंजेस इन द ग्रे मैटर टू सी इज द ग्रे मैटर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इस टेक्निक के ज़रिए क्या पता चलता है? वोक्सल बेस्ड मोर्फोमेट्री से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे ब्रेन की रीजन के अंदर जो ग्रे मैटर है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, वो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अब क्या है कि साइकोलॉजी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अब इसमें फर्स्ट नंबर वन पे क्या है कि माइंडफुलनेस। एक्चुअली माइंडफुलनेस हेल्प्स पीपल स्टे काम फोकस्ड, अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में क्या होता है कि वी आर पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजिंग एनीथिंग। हम क्या करते हैं कि हम विदाउट ए थिंकिंग अबाउट अवर इवन पास्ट इवन फ्यूचर, हम लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, वी ओनली थिंक अबाउट द करंट एक्टिविटीज़ दैट आर हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। अब क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन रीजन होता है वो इस चीज़ की हमें माइंडफुलनेस में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो इंसान है ये कम्प्लीटली क्या है, मेडिटेटेड है, ही इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड। हम लोगों ने एक इंसान को कैसे करना होता है, आई गिव द एग्जांपल ऑफ योगा। योगा में क्या कहते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी को कम्प्लीटली क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। हम लोग रिलैक्स क्या करते हैं, खुद को फोकस्ड करते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा इनर पीस। मोस्टली योगा इज कंपेयर टू आर यू कैन से दे मोस्टली दे से दैट योगा इज़ द टेक्निक दैट makes helps us stay calm, stay and the condition of peace and in the condition of to get rid of the stress, to get rid of depression and any kind of negative एनर्जी। मतलब योगा एक ये इस तरह का होता है कि इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू कि हम लोग किस हद तक अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अटेन कर सकते हैं। तो आप लोकलाइज माइंडफुलनेस क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि वी डोंट थिंक अबाउट अवर पास्ट एंड एवरीथिंग गोइंग, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट अवर फ्यूचर, जस्ट ऑब्जर्विंग योर थाट्स
फीलिंग्स एंड सराउंडिंग्स इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। हम लोग प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ही बात करते हैं। हम लोग कोई जजमेंटल नहीं होते, किसी चीज़ के बारे में जजमेंटल नहीं होती कि हाँ मैंने ये किया तो मैंने ये क्यों किया, आखिर मैंने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा क्यों किया। वी जस्ट थिंक पॉजिटिव। हम लोग किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान देते हैं। वी फॉलो द पॉजिटिव वाइब्स एंड अवर मेजर थिंक इज़ द मेजर अवर गोल इज़ टू स्टे काम्स, टू स्टे फोकस्ड, टू जस्ट मेडिटेट। अब लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है, लोकल व्हाट डज इट मीन टू बी द लोकलाइज ऑफ फंक्शन। अब इसमें क्या, दिस इज आइडेड एज स्पेसिफिक ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ब्रेन बिहेवियर्स एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारा जो ब्रेन है इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं। एवरी रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, आ स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड थ्रू MRI स्कैन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कौन सा हमारा ब्रेन रीजन है वो डैमेज्ड है, कौन सा ब्रेन रीजन है वो अच्छे से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कभी हमारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। लेट्स से कि सम पीपल कहते हैं कि इस बंदे को सीजर्स के अटैक आ रहे हैं और दिस पर्सन इज़ द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन एंड ही इज़ गेटिंग डिप्रेसिव अटैक्स। एंड फिर क्या होता है कि हमारे अब जो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स होते हैं वो हमारे स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, फंक्शनिंग के लिए क्या होते हैं, वो उनको अलॉटेड होती हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हिप्पोकैम्पस हेल्प्स अस विद मेमोरी एंड इंसुला इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। सिमिलरली देयर आर मिलियंस ऑफ अवर अदर uh, millions of other brain regions responsible for a link to the million other things। अब क्या है कि हर ब्रेन रीजन जो है वो कोई फालतू में नहीं पड़ा हुआ, एवरी ब्रेन रीजन हैज़ समथिंग टू डू। अब उन्होंने इधर ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एमआरआई स्कैन के बारे में भी बता दिया था, वोक्सल बेस्ड मॉर्फोमेट्री जो होती है ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है वाला ये मैंने बताया था कि ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ग्रे मैटर है वो इट इज़ इंक्रीजिंग और इट इज़ डिक्रीजिंग। अब माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन जो होती है दे फोकस्ड ऑन ब्रेन रीजन्स लाइक हिप्पोकैम्पस इंप्रूव्ड इन मेमोरी एंड लर्निंग एंड द इंसुला इज रिलेटेड टू अवर इमोशंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। अब द एनाटॉमी ऑफ योर ब्रेन। अब इसमें हाइपोथैलेमस से फ्रंटल लोब के बारे में भी बोला था कि ये किस चीज़ के बारे में है, ये हमारी अटेंशन, हाउ वी पे अटेंशन टू द थिंग्स एंड मूव स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स जैसे हम लोग के होते हैं उनसे रिलेटेड है। और हाइपोथैलेमस किसके लिए है कि हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परमेंट को कंट्रोल करता है। और जो प्राइटल लोब है वो हमारे टेस्ट, पेन लाइक टच। ऑक्सीपिटल लोब इज रिलेटेड टू अवर सेंस ऑफ सीइंग्स, सेंस ऑफ विजन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब जो होता है हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ व्हाट वी हेयर। टेम्पोरल लोब इज रिलेटेड टू अवर हियरिंग। और जो सेरिब्रम है ये हेल्प्स अस कोऑर्डिनेट व्हेन वी वर्क। हमारी जो मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि मैंने इस टाइम अपनी, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आई मेरा हाइपोसेरिब्रम नहीं काम कर रहा है एंड ऑफन टाइम्स यू सी डैट देयर आर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उनकी क्या होती है, उनकी मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं, उनकी मूवमेंट में फ्लक्चुएशन होती है, वो सही तरह से चल नहीं सकते हैं। दे नीड द सपोर्ट ऑफ द फॉर एग्जांपल लेट्स से द अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सपोर्टिंग स्टिक्स एंड द इवन सम पीपल यूज़ द व्हील चेयर्स। ये क्या होता है कि उनमें इसी चीज़ में मसला होता है तो वो क्या होता है कि उनमें डिसेबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, उनमें डिसेबिलिटीज़ पैदा हो जाती है। ठीक है। अब ब्रेन स्टेम है जो हमारी कंट्रोल करता है हमारी ब्रीथिंग को, हमारी हार्ट बीट को और फेशियल एक्सप्रेशन एंड मैनी मोर थिंग्स अदर थिंग्स आर रिलेटेड टू ब्रेन स्टेम। और हिप्पोकैम्पस है हेल्प्स अस मेक लॉन्ग टर्म मेमोरी जस्ट as we have discussed it before। अब जो बैकग्राउंड है इसमें क्या, स्टडीज हैज कंपेयर्ड इंडिविजुअल्स हु इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन इंक्लूडिंग माइंडफुलनेस meditation and those who do not। They found differences in gray matter in various brain areas that appear to be associated with meditation। अब वो क्या कहना चाहिए, साइंटिस्ट हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट हाउ मेडिटेशन अफेक्ट्स द ब्रेन। हमारी जो मेडिटेशन है ये हमारी, अब एक बंदा है जो बहुत कहते हैं ना कि बहुत गौर से बात सुनता है, ये बहुत अच्छी तरह से इस फोकस्ड रहता है। अब इसका कौन सा ऐसा हिस्सा ब्रेन का कि वो इससे रिलेटेड है। ठीक है। इन अर्लियर स्टडीज इन द पास्ट व्हाट हैपेंड वाज दैट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल वर being compared, a group of people who meditated and other one that didn't। अब क्या था कि उन्होंने दो चीज़ों को, दो ग्रुप्स को कंपेयर किया था। अब एक जो ग्रुप था उसमें ऐसे लोग थे कि जो उनकी, जिनकी मेडिटेशन बहुत अच्छी थी, जो मेडिटेट करते थे, एंड द अदर ग्रुप था कि वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। ठीक है। अब क्या था कि बट द देर इज़ वर प्रॉब्लम इन दिस वाज का ग्रे मैटर जो है ये क्रॉस सेक्शनल था, क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी, एंड द प्रॉब्लम वाज दैट you didn't really study track the change of the time।
what if the gray matter that were mediated who were more gray matter, what if they were born with more gray matter। अब उन्होंने क्या कहना चाहा है कि अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अब ये उसमें था कि उन्होंने इसमें उनके दरमियान दिमाग में ये आइडिया भी आया, दे हैड दिस थॉट कि अब कुछ लोग हैं कि कहते हैं ना कि जो ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। अब उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है, अब जैसे कि बायोलॉजिकल स्टडी है, वो कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ग्रे मैटर ज़्यादा ग्रे मैटर के साथ बोर्न होते हैं, कि वो पैदा ही ज़्यादा ग्रे मैटर के साथ होते हैं। अब एक तरफ तो ये है ना कि जो लोग ज़्यादा अच्छे से मेडिटेट करते हैं उनके अंदर ग्रे मैटर इंक्रीज़ होता है, उनके अंदर ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि जो लोग हैं वो जो पैदाइशी तौर पे उनमें ग्रे मैटर ज़्यादा है, ठीक है। देयरफॉर होज़ल वांटेड टू फिक्स दिस इशू एंड सी द चेंज डिफरेंसेस इन ग्रे मैटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब एम ऑफ स्टडी क्या है? नंबर वन हमारा एम है टू सी इफ़ प्रैक्टिसिंग mindfulness based stress reduction MBCR for 8 weeks would lead टू measurable changes in the brain। अब उन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों ने एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट करना है कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन को हम लोगों ने अप्लाई करना है, और हम लोगों ने 8 वीक्स के अंदर अंदर देखना है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या चेंजिंग्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। नंबर टू क्या है? टू आइडेंटिफाई ब्रेन स्ट्रक्चर्स विच चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन 8 वीक MBSR प्रोग्राम, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने पहले मेडिटेट नहीं किया पर ही स्टार्ट्स टू मेडिटेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब 8 वीक्स के अंदर वो मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है। अब उसके अंदर ऑब्वियसली फिर वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि इसकी कौन सा ब्रेन स्ट्रक्चर है जो पहले इस तरह का था, लेकिन इस सारे एक्सपेरिमेंट के दरमियान विद इन 8 वीक्स उसका जो है माइंड क्या रीजन्स है, कौन से रीजन्स में क्या चेंजिंग्स आए हैं, तो ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर अंदर क्या चेंजिंग्स आए हैं, कौन सी चीज़ डेवलप हुई है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर वो मेडिटेट करना स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। अब रिसर्च मैथडोलॉजी है। रिसर्च कंडक्टेड वाज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंट के क्या कहते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है कि ये थोड़े अरसे के लिए नहीं होता, ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होता है। एंड एक्सपेरिमेंट वाज मिक्स्ड डिज़ाइन इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन फाइंडिंग फ्रॉम द MBSR ग्रुप वेयर कंपेयर्ड विद द नो MBSR कंट्रोल ग्रुप। अब ये जो था ये इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन था, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें थी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब जो ये थिंकिंग पावर होती है, जो मेडिटेशन होती है, जो इंसान ने खुद करनी होती है, राइट। और रिपीटेड में ये डिज़ाइन में क्या था कि अब जैसे जैसे हमें होता है ब्रेन स्कैन्स और कंडक्टेड एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ एन 8 वीक पीरियड। अब क्या होता है कि अब हम लोगों ने अगर एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके हमें रिजल्ट्स मिल गया, तो वो रिपीटेड में ये डिज़ाइन नहीं होगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि शुरू में हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया और फिर उसके रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए कि बिफोर मेडिटेशन इसके ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था, फिर 8 वीक के बाद हम लोगों ने दोबारा से उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या करना है, हम लोगों ने उसको स्कैन करना, उसको हम लोगों ने देखना कि इसमें चेंजिंग्स क्या आई हैं। तो ये क्या हुआ, रिपीट हुआ है, एक के बाद दो दफ़ा क्या हुआ है, दोहराया गया, रिपीट हुआ है। अब कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन की इसे कहते हैं कि हम लोग दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, ठीक है। The researchers analyzed the correlation between the amount of time that participants engaged in mindfulness practice time in minutes and increase in grey matter। अब क्या था, कोरिलेशन किनके दरमियान में उन्होंने फाइंड किया, देयर आर टू थिंग्स, अमाउंट ऑफ टाइम डेट पार्टिसिपेंट्स एंगेज इन द माइंडफुलनेस, एक ये था, और नंबर टू क्या था, ग्रे मैटर कंसंट्रेशन। अब इन दोनों के दरमियान में क्या किया, उन्होंने रिलेशनशिप को फाइंड किया, इन रिलेशनशिप को स्टडी किया। अब नेक्स्ट था द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बी जो है वीक MBSR कोर्स 2.5 और सेशन वीकली एंड द फुल डे सीजन इन week 6 with exercise that included body scans, mindful yoga and sitting meditation। Subjects also taught how to practice mindfulness in their daily lives using 45 minutes instructional video। अब उन्होंने इसमें क्या बताया, नंबर टू क्या है, कंट्रोल ग्रुप में क्या था, इसमें वेट लिस्ट ग्रुप हु वर टेकन फ्रॉम द इनिशियल सैम्पल, दे वर टू अंडरगो MBSR आफ्टर द स्टडी, नो माइंडफुलनेस गिवन। पहले वाले हम लोगों ने ग्रुप को क्या किया, ग्रुप 1 है और ग्रुप है और देन ग्रुप 2 है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम लोगों ने क्या किया कि उनको हमने माइंडफुलनेस टेक्निक का सिखाया, उन्हें क्या है कि इस तरह से आप लोगों ने क्या करना, माइंडफुल योगा करना, उन्हें हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिया, उन लोगों को हम लोगों ने क्या सिखाया भी है कि आपने ऐसे मेडिटेट करना है, ऐसे आपने
आपने सीखना है, ऐसे आपने ये काम करना है, इस तरह से खुद को फोकस्ड करना है, खुद को रिलैक्स्ड करना है और इस तरह से आपने अपनी जो है जो अपना माइंड है उसको किस तरह से आपने फोकस्ड और काम कंडीशन में रखना है। और दूसरा क्या था, कंट्रोल ग्रुप था, उसमें क्या किया था, वो वेट लिस्ट ग्रुप था और उसमें हम लोगों ने इट वाज एन इनिशियल सैंपल से लेना, जो मतलब पहला जो हु वर टेकन फ्रॉम द इनिशियल सैंपल, जो पहला सैंपल होता है उससे वो कुछ उन लोगों ने लोग लिए थे और उनको कहा था कि उनको इस बार ये जो है MBSR से नहीं उससे गुजरना पड़ेगा, उनको इस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ेगा। माइंडफुलनेस जो टेक्निक है, जो ये चीज़ है इसके अंदर उनको कोई मतलब उन्होंने नहीं था किया है। और DV क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे क्या थे, ये ऊपर थे, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, चेंजेस इन ग्रे मैटर विच वाज असेस्ड यूजिंग MRI स्कैन्स। अब हम लोगों ने क्या किया है कि अब मेडिटेशन तो हम लोगों को पहले मेडिटेशन नहीं थे करे, लेकिन हमने उन्हें क्या मेडिटेशन उन्हें करना है, ये डेट वाज अ नेचुरल प्रोसेस। जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे वो मेडिटेट नहीं कर सकेंगे। ये तो नहीं ना हो सकता मैं उन्हें कहूँगी तुम रिलैक्स करो, वो फ़ौरन से कि हाँ मैं रिलैक्स हूँ, नहीं। उन्हें टेक्निक्स सिखाई गई थी, उन्हें माइंडफुल योगा सिखाया गया था और उन्हें बॉडी मतलब सिटिंग पोजीशन थी, सिटिंग मेडिटेशन थी, किस तरह से उन्होंने खुद को अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, सब कुछ सिखा के। ये नेचुरल प्रोसेस था, जब तक हमारी बॉडी नेचुरली रिलैक्स नहीं हो सकती, हमारा हम लोग फिर काम नहीं हो सके, हम लोग फोकस्ड नहीं हो सकते। तो इसमें क्या किया था, जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे और दूसरा क्या था, वो कंट्रोल ग्रुप था। अब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, हम लोगों ने जब एक इंसान को एक सिखा दिया कि आपने इस तरह से मेडिटेट करना है, तो हमें अपने रिजल्ट में क्या चाहिए, ग्रे मैटर चाहिए। हमें जो अपने रिजल्ट में क्या चाहिए, वो ग्रे मैटर चाहिए। तो जो ग्रे मैटर हो वो क्या होगा, चेंजेस इन ग्रे मैटर विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्या है, डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। हम लोगों ने डाटा कैसे कलेक्ट किया था, MRI स्कैन्स वर कंडक्टेड 2 weeks बिफोर द फर्स्ट MBSR सेशन एंड एट द एंड ऑफ 8 week ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया है कि अब उन्होंने पहले स्कैन किया था 2 weeks, स्कैन्स वर कंडक्टेड 2 weeks बिफोर द फर्स्ट MBSR सेशन एंड एट द एंड ऑफ 8th week। जो था ये सेशन स्टार्ट होने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने स्कैन लिया था और फिर 8th week के लास्ट में उन्होंने स्कैन किया था। सेल्फ रिपोर्ट में क्या आ जाता है, द 5 facets ऑफ माइंडफुलनेस क्वेश्चनियर वाज यूज टू मेजर 5 key एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंडफुलनेस। ये क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग एक स्केल कह सकते हैं, ठीक है। FMMQ क्या है कि क्वेश्चन है, ये स्केल है, इसके ज़रिए हम लोगों ने क्या किया, ये सेल्फ रिपोर्ट्स हैं। सेल्फ रिपोर्ट से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक तरह से खुद के बारे में क्या करना है कि रिपोर्ट देनी है। अब क्या हमारे पास सैंपल ऑफ द स्टडी, अब सैंपल क्या होता है कि हम लोग पॉपुलेशन में से कुछ रैंडमली सिलेक्टेड करते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं कि रैंडम सिलेक्शन होती है और नॉन रैंडम सिलेक्शन भी होती है। अब उन्होंने ये क्या किया कि सैंपल ऑफ स्टडी में उन्होंने 33 पार्टिसिपेंट्स लिए हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारे पास कितने हैं, 16 हैं, 6 मेल्स हैं, 10 फीमेल्स हैं। एवरेज एज ऑफ मतलब एवरेज एज उनकी क्या है, 38 ईयर्स है। जो एज है एवरेज मतलब मोस्टली जो है अंदर 38 ईयर्स के हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप है वो 17 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, 11 मेल्स एंड 6 मेल्स हैं और एवरेज उनकी एज क्या है, 39 ईयर्स है। और डेमोग्राफिक्स में क्या है, राइट हैंडेड हेल्थी एडल्ट्स एज 25 to 55, नो रेगुलर मेडिकेशन, लिमिटेड मेडिटेशन एक्सपीरियंस। अब उन्होंने क्या कहा है कि वो कोई ख़ास रेगुलरली कोई मेडिसिन नहीं थे ले रहे, किसी मेडिकेशन पे नहीं थे हैं और उनका जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस था वो जस्ट लिमिटेड था, मतलब एक लिमिटेड हद तक वो क्या करते थे, मेडिटेट करते थे। अब जो है सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी, वॉलंटियर सैम्पलिंग रिक्रूटेड फ्राम 4 MBSR courses held at a mindfulness center in University of Massachusetts. They were referred by doctors for stress reduction or through personal choice। अब ये क्या था कि ये वॉलंटियरिंग सैम्पलिंग थी, अगर बंदा खुद रेडी होते कि हाँ मैं फॉर एग्जांपल देयर आर सम पीपल एंड दे थिंक दैट वी नीड सम पीपल फॉर टू हेल्प अस इन दिस टास्क एंड आई एम लाइक यस आई एम रेडी, आई एम ओके। क्या मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, कोई इंसान अपनी मर्जी के साथ क्या होता है कि वो एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ठीक है। और उन लोगों ने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से क्या की थी कि ये सैंपल लिया था और वो क्या थे कि वो डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें स्ट्रेस रिडक्शन के लिए क्या था कि
उनको कहा गया था कि स्ट्रेस रिडक्शन आर थ्रू पर्सनल चॉइस थे, दे वर रेफर्ड बाय डॉक्टर्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, के उन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको ये टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि वो ताकि वो अपने जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकें। और या फिर ये सबकी पर्सनल चॉइस है कि आया मैं ये करना चाहता हूँ कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ कि नहीं, मेरे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसको कहते हैं वॉलंटियरिंग और पर्सनल चॉइस। अब क्या था 33 पार्टिसिपेंट्स के बाद क्या आ जाता है, प्रोसीजर आ जाता है। अब ये प्रोसीजर उन लोगों ने कैसे, ये पूरे का पूरा मेथड कैसे अप्लाई किया था, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, नंबर 2 कंट्रोल ग्रुप। both completed the 5 facet mindfulness questionnaire। 5 facet mindfulness questionnaire क्या था कि उन लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। अब ये बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोगों ने क्वेश्चन के दे देते हैं कि आप इसको वो करें, सॉल्व करें। और फिर क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया होता था उसके लास्ट पे भी उनको क्वेश्चन देते हैं कि आप इसको सोल्व करें, ठीक है। विच हैज़ 39 आइटम्स डेट मेजर्ड 5 थिंग्स। 39 आइटम्स थे उनके अंदर, लेट्स से के 39 क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसमें क्या हो सकती है कि 5 थिंग्स थी। वो इस फाइव थिंग्स को मेजर करते हैं। नंबर 1 हमारी ऑब्जर्विंग को, नंबर 2 हम किस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। फिर एक्टिंग विद अवेयरनेस, नॉन जजमेंटिंग ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड नॉन रिएक्टिविटी टू इनर एक्सपीरियंस, ठीक है। कि हम लोग का जो एक इनर एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा फील कर रही हूँ कि इफ़ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, इफ़ आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, क्या है कि मैं खुद को जज नहीं करूँगी, ठीक है। मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊँगी। ओके, नंबर 2 क्या है, ईच आइटम वाज रिस्पॉन्डेड ऑन अ 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल क्या होता है कि 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल कुछ ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज़ द क्वेश्चनियर पर्सनली इन माय एमएससी, इट कंटेन्ड ऑफ 5 लिकर्ट स्केल। का क्या मतलब है, नंबर 1 पे मैंने लिखा था नॉर्मल, नंबर 2 पे था कि जस्ट फाइन, नंबर 3 पे क्या था कि हम लोग फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, गुड, बैड, वेरी गुड और नो जस्ट फाइन, ठीक है। 5 ऑप्शंस थे, उनमें से एक इंसान ने चूज़ करना था, डिड यू फील गुड एट डूइंग दिस माइंडफुलनेस टेक्निक। ही विल आइदर से वेरी गुड और आइदर टिक ऑन द गुड, जस्ट फाइन, और समवन इज़ गोइंग टू टिक ऑन द वेरी। रियरली होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं बैड पे टिक करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा उसको टिक कर देते हैं नेगेटिव ऑप्शंस को। अगर हो तो बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप हैड एमआरआई स्कैन्स ऑफ दियर ब्रेन्स ऑन 2 ओकेजन्स। अब ये 2 ओकेजन्स आप खुद गेस कर सकते हैं कि उनके एमआरआई स्कैन कैसे हो सकता है। एक पहले एमआरआई स्कैन हो सकता है और एक एक्सपेरिमेंट के बाद में एमआरआई स्कैन हो सकता है कि क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर। फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दीज वर ड्यूरिंग द 2 weeks बिफोर एंड 2 weeks आफ्टर द 8 week MBSR intervention and average gap of approximately 56 days। अब जो हैं लेट्स से कि हाँ 8 वीक्स का टाइम था। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 28 वीक्स आई गेस, या 28 वीक्स आर एंड सम डेज। तो उनके क्या बने थे कि उनके ऑलमोस्ट कितने बने थे कि 56 डेज अप्रोक्सीमेटली, एवरेज गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 56 डेज का था, ठीक है। अब था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के क्या था कि these were during the 2 weeks before and 2 weeks after the 8 week MBSR invention। एन एवरेज गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 56 डेज का क्या था, ये गैप था इनके दरमियान। पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप हैड एन एवरेज गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 66 डेज बिटवीन दियर 2 स्कैन्स। अब ये जो मैं स्कैन्स की बात कर रही थी कि अब ये जो स्कैन है एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद में, अब 8 वीक्स में आ गए, 28 वीक्स आ गए और लेट्स से के 28, 29, 20, 30, 31 डेज होते हैं। 31 डेज होते हैं और 31 एंड 31 कितने हो जाएंगे, 62 या 64। आई गेस इट्स 62, इट विल मेक 62 एंड दे हैड सकते गैप कितना था अप्रोक्सीमेटली 66 डेज का उन्होंने रखा था कि मतलब एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट हुआ, एक्सपेरिमेंट हमारा कंटिन्यू कितनी देर कर रहा है 62 डेज़ का अप्रोक्सीमेटली, और उससे एक दिन पहले हम लोग लेंगे तो कितनी देर हो जाएगी, वी विल ऐड
4 more days, ठीक है। तो फिर 66 हो जाएंगे। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्कैन लिया और उसके बाद हम लोगों ने एक दिन छोड़ के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, और 8 वीक्स लिया, और इसके एक दिन बाद हम लोगों ने दोबारा स्कैन ले लिया। इट मेक 66। ड्यूरिंग द 8 weeks participant in the per experimental group were given a 45-minute audio recording of guided mindfulness exercise, yoga, body scan and meditation to help them to complete the exercise at home। अब ये क्या था, ये हमारा प्रोसीजर था। अब रिजल्ट्स क्या हैं? The average time spent of mindfulness exercise was 27 minutes per day and 22.6 hours over 8 weeks. The experimental group showed significant improvement in 3 of the 5 facets of mindfulness: acting with awareness, observing, and non-judging. Then number third पे क्या है? There was also significant increase for the experimental group for grey matter concentration। अब उन्होंने क्या है कि ग्रे मैटर कंसनट्रेशन में भी एक नुमाया किस्म का क्या हुआ था कि चेंज आया था, वो उन्होंने चेंजेस हमें बताई थी, ठीक है। ग्रे मैटर कंसनट्रेशन क्या हुआ था कि वह इंक्रीज़ हुआ है। और लेफ्ट हिप्पोकैम्पस और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स टेम्पोरोपैराइटल कंजक्शन एंड सेरिबलम, इनमें क्या हुआ था कि इनमें सिग्निफिकेंट चेंज नोट किया गया था, ठीक है, ड्यू टू व्हाट? ग्रे मैटर कंसनट्रेशन। द कंट्रोल ग्रुप शोड नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आर चेंज। अब ये कंट्रोल ग्रुप वो था जिसे हम लोगों ने नहीं था, उन्हें नहीं हम लोगों ने ट्रेन नहीं था कि आपने माइंडफुलनेस आपने करनी है, आप लोगों ने मेडिटेशन करनी है, आप लोगों ने फोकस करना है, यू हैव टू स्टे काम। तो उन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं था किया, तो क्या था कि उनके अंदर कुछ खास चेंजेस कोई नहीं पाए गए थे। एवोल्यूशन एवेल्यूएशन स्ट्रेंथ्स। अब जो एवेल्यूएशन हमने किया उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? ऑब्जेक्टिविटी एंड क्वांटिटेटिव डाटा। जो हमारा ये क्या ऑब्जेक्टिव जो डाटा है वो फॉर एग्जांपल अब जो हमारे क्वेश्चनर यूज़ हुआ ना, जो स्केल यूज़ हुआ होना है, जो वो क्या होना है, वो किस उसके अंदर क्या होनी है कि हम लोग टिक करते हैं, जैसे सर यस नो वाला आंसर है, वो अंदर कोई सब्जेक्टिव नहीं है, वो कुछ भी अंदर डिफाइन खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो हम लोगों ने ऑप्शन दे दिया उनको उन्होंने टिक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं, तो ये क्या था? ऑब्जेक्टिव था डाटा, और ये क्वांटिटेटिव था। और रिलायबिलिटी भी क्या थी इसमें? हाई रिलायबल था। फॉर एग्जांपल द कोरिलेशन बिटवीन द 8 क्वेश्चंस ऑन एक्टिंग विद अवेयरनेस वाज प्लस। जब प्लस में आता है तो ये हमारी रिलायबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है, मतलब हमारा रिजल्ट जो है, जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है ग्रे मैटर का। और किसके दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा? हमारा ग्रे मैटर के दरमियान और माइंडफुलनेस के दरमियान क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन होगा हमारी मेडिटेशन के दरमियान। मीन दैट मीन्स द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब ये जो एवेल्यूएशन किया इसकी वीकनेस क्या? रिलायबिलिटी, स्टैंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन था। पार्टिसिपेंट्स हैड फ्रीडम टू चूज माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस ड्यूरेशन एंड एनवायरनमेंट लीडिंग टू वेरिएबिलिटी इन एक्सपोजर। अब क्या था कि ये सारा कुछ क्या था कि अब क्या था? पार्टिसिपेंट हैड फ्रीडम, उनको फ्रीडम दी गई थी। फॉर एग्जांपल एक जो चीज़ थी कि फॉर एग्जांपल आई टेक अ रूम, के मैंने अपने रूम में क्या है कि इस रूम में कोई नॉइस नहीं आना चाहिए, कोई शोर नहीं आना चाहिए, और क्या है कि ताकि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। पर उन्होंने क्या था कि फ्रीडम टू चूज़ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस ड्यूरेशन। अब ये उनके दरमियान था कि उनको टाइम, मैंने कितने टाइम एक्सरसाइज करनी है, कितनी टाइम ड्यूरेशन मुझे चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी है, और इन्वायरमेंट लीडिंग टू वेरिएबिलिटी इन एक्सपोजर। मतलब उन्हें एक्सपोजर था, एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या एक्सपोजर देना। फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपोज टू लाइट, और आई एम एक्सपोज टू डार्कनेस, एंड यू कैन से दे आर एक्सपोज टू द फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। study precisely reducing reliability, this makes it difficult to replicate the study precisely reducing reliability के मतलब इस ये इन फैक्टर्स के वजह से क्या हो सकता है कि हमारी जो, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इफ वी कंट्रोल एवरीथिंग दैट, के अगर इस लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन के अंदर अंदर तक आपने लिखना, अगर तो क्या होता है कि ये मैंने एक तरह की क्या है कि मैंने एक लिमिट रख दी है कि आपने इस चीज़ के हद के अंदर अंदर काम करना है, बट डेट वाज नॉट द केस। तो क्या था? ये डेट माइट बी द थिंग डेट अफेक्ट रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या था? सेल्फ रिपोर्ट बायस। अब सेल्फ रिपोर्ट का मतलब होता है कि हम लोगों ने खुद से रिपोर्ट देनी है, हम लोग अपनी मर्जी से जैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन ईयर था, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन ईयर था, मे हैव बीन अफेक्टेड बाय रिस्पॉन्स बायस। जो बायसनेस होती है कि मतलब मर्जी अपना बंदा अंदर कर सकता है। पार्टिसिपेंट मार्किंग आंसर विदाउट डीप कंसिडरेशन, के कोई बंदा जो है, हाँ मैंने इस पर टिक्का दिया, इस पर टिक्का दिया, कोई खास उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई सोचने पे दे डिडंट बॉदर टू थिंक केयरफुली, ठीक है। अब जो
जनरलाइजेबिलिटी का होता है कि हम लोग क्या होता है कि स्मॉल एंड होमोजीनियस सैंपल जो होता है द स्टडी यूज 33 पार्टिसिपेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग एक छोटे से पार्टिसिपेंट को लेते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका जो रिजल्ट हुआ इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, मैंने कह दिया कि सबके दरमियान सब में सेम है, बट दैट माइट बी द माइट नॉट बी द केस। हो सकता है सबके दरमियान अंदर ग्रे मैटर सही नहीं होता पर्सनली के, सम पीपल इवन हैव द ग्रे मैटर बाय बर्थ, और उनमें वैसे ही इंक्रीज अच्छी मिकदार में होते हैं, और कुछ का क्या होता है कि मेडिटेशन के थ्रू होता है कि मतलब हम लोग क्या होते हैं कि इंडिविजुअली वही डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसे कहते हैं। अब ये जनरलाइजेबिलिटी जो का मतलब होता है कि हम लोग एक चीज़ को क्या होता है कि एक हमें रिजल्ट मिला, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। अब एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। सब्जेक्ट्स वर गिवन रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स। अब ये क्या होता है कि हम लोग एथिकल इश्यूज में बहुत कुछ फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अब साइकोलॉजी में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग रिसर्च, यू कैन से टेक अ केस स्टडी। हम लोग एक पेशेंट की केस स्टडी लेनी है, तो मैंने एक पेशेंट लिया फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया का मैंने पेशेंट लिया, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक एथिकल इशू होता है जो एक परफॉर्मा होता है, सिर्फ मैंने साइन कर देना। एथिक्स का मतलब होता है कि हम लोग अपनी इखलाकियात के अंदर रह रह के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करूँगी, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। डैट इज़ गोइंग टू बी यू कैन से के उनके एक तरह का जो होता है कि ट्रस्ट जो होता है उसको मैंने अर्न करना है। डैट इज़ गोइंग टू बी वेरी उसको ये और भी एक टर्म में और भी कहते हैं कि एथिकल इश्यूज़ में ये हो जाता है कि आई एम गोइंग टू कीप दियर सीक्रेट्स विद मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट विद एनीवन। ठीक है। अब स्टडी अप्रूव द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स वर क्लियर्ड फॉर एमआरआई स्कैन्स। मतलब उन्हें सबसे पहले ही बता दिया जाता है कि कोई इसमें मसला नहीं है, आपका एमआरआई स्कैन होगा आपको, मतलब हम लोग पहले ही बता देते हैं कि इसमें कोई डेंजरस नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, हम लोग आपके साथ अब ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, एंड यू शुड नीड टू बी फील रिलैक्स्ड एंड नो क्लस्ट्रोफोबिया। कि हम लोग ये देखते हैं क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि एक बंदे को उस चीज़ का फोबिया था, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल हद तक खौफ होता है कि वो बंद कमरों में नहीं रह सकता, बंद चेयर लिफ्ट्स में नहीं बैठ सकता वो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि लिफ्ट्स के अंदर जो होती हैं, ये जो होते हैं इनके अंदर नहीं रह सकता, मतलब जो कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं, जो बंद बंद की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर वो इंसान नहीं रह सकता, उसकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, एंड दैट्स कॉल्ड फोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी उन्होंने क्या एथिकल इश्यूज में ये भी देखा था कि आया किसी पार्टिसिपेंट को क्लास्ट्रोफोबिया तो नहीं है। अब फेयर ट्रीटमेंट का मतलब कि हम लोगों ने सबको इक्वली ट्रीट किया था, कोई बायसनेस नहीं थी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स द पार्टिसिपेंट्स एलोकेटेड टू द कंट्रोल ग्रुप हैड टू वेट फॉर एटलीस्ट 8 weeks बिफोर दे कुड रिसीव असिस्ट, एंड दिस डिले इन हेल्प अगेन रिस्क ऑफ फेलियर टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हार्म। अब ये क्या है कि हम लोगों ने क्या किया था कि पार्टिसिपेंट्स एलोकेटेड टू कंट्रोल ग्रुप हैड टू वेट फॉर, उन्हें क्या 8 weeks के लिए क्या था कि इंतज़ार करना पड़ना था कि आप लोग 8 weeks के बाद ही क्या कर सकते हैं, कोई असिस्टेंस जो होती है, कोई हेल्प जो होती है, जो असिस्ट करना किसी चीज़ का असिस्टेंस वो किसी की रिसीव कर सकते हैं 8 weeks के बाद। अब ये क्या हो सकता है कि इससे जो होते हैं वो मेजर्स जो हो जाते हैं, हेल्थ रिस्क जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, जो फेलियर टू फेलियर टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम हार्म जो होते हैं कि हम लोग उसमें क्या हो सकते हैं कि थोड़ा सा वो हम लोग को करना पड़ सकता है कि थोड़ा सा ये लेट्स से कि वी कैन गो टू द पॉइंट के इट कैन बी इन अवर डिसएडवांटेज के हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक इंसान को क्या से हो सकता है कि इन इट डजेंट मच हैपन इन मैनी केसेस, बट ऑफन टाइम्स फिर क्या हो जाता है कि हम लोग एक बंदे को जब हम लोगों ने वीक कर दिया कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कह सकते हैं कि आप पे अभी एक्सपेरिमेंट नहीं, आप पे अभी ये मेडिकेशन ले रही हैं, लेकिन आप इतनी हद तक एक डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, 8 week के पहले पहले आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो क्या होता है कि 8 weeks के दरमियान ऐसा हो सकता है कि उसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है, सो डैट माइट द रिस्क। ठीक है। एथिकल इश्यूज़ में क्या होता है कि सब्जेक्ट्स फॉर गिवन रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि उनकी भी जो मर्ज़ी होती है उसके बारे में हम लोग साइन ले लेते हैं कि हे जैसा आई एम एग्री टू इट, के ताकि बाद में इशू ना हो जाए। और क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि उनको सब इस चीज़ के बारे में बता दिया गया था। डेट्स द सेम थिंग। अब नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में आपको बता चुकी है। नेचर जो होती है ये हमारी यू कैन से कि जो हमारी होती है एक बायोलॉजिकल थिंग होती है, और एक क्या हो जाती है एक नेचुरल हो जाती है, एक बायोलॉजिकल हो जाती है, और एक कौन सी होती है लेट्स से कि एक्सपेरिमेंटल हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि जो चीज़ होती है जो हम लोग वैसे सीखते हैं हम लोग बिहेवियर जो हम लोग अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं। स्पोर्ट्स नेचर द स्टडी फोकसेस ऑन ब्रेन फंक्शन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक्स। मतलब ये हमारी जो फितरत है, जो हमारी नेचर है, जो हमारी
बायोलॉजिकल थिंग है, ये उसके बारे में क्या करती है, ये उस चीज़ को सपोर्ट करती है, और स्पोर्ट्स नर्चर को भी सपोर्ट्स करती है। एक्सपीरियंसेस लाइक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैन फिजिकली चेंज द ब्रेन, इंक्रीज ग्रे मैटर कंसंट्रेशन। अब ये क्या है कि नर्चर के बारे में क्या है कि ये जो चीज़ हम लोग खुद सीख रहे हैं थ्रू आवर इन्वायरमेंट, थ्रू आवर टेक्निक्स। नेचर में तो जो चीज़ हमारे अंदर है वो सो है। तो ये एक तरह से का हमारा कोरिलेशन नेचर और नर्चर के दरमियान हम लोगों ने कोरिलेशन भी फाइंड किया है कि किस तरह से हमारी जो है एक्सपेरिमेंट है, जो हमारी टेक्निक्स है, जो हम लोग इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, वो हमारे ग्रे मैटर को किस हद तक वो इम्प्रूव करती है, हमारे ब्रेन के जो स्ट्रक्चर हैं, जो रीजन्स हैं, उसको किस हद तक क्या कर सकती है कि चेंज कर सकते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट्स ला सकती है, एंड वट काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी सीन इट। सो ग्रे मैटर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द ग्रे मैटर इन अवर ब्रेन, ठीक है। सो दैट वाज द आल्सो द नेचर वर्सेस नर्चर। तो एप्लीकेशन टू एवरीडे क्या है कि हम लोग इस माइंडफुलनेस को क्या कर सकते हैं, हम लोग एवरीडे में अप्लाई कर सकते हैं। जो होता है कि हम लोग को किससे, स्ट्रेस से हम लोग को बचाता है, हमें डिप्रेशन से बचाता है, और कह सकते हैं एंड वी नीड इट वेरी मच लाइकली द स्कूल गोइंग people, the workplace हो जाती है, and they are very much likely people often face such kind of depression and stress and in such settings. For example, you get the scolding from your elders, your boss, and etc., and then you come home yelling at your wife and children and rest of the things. So just to avoid these things, we should try for the mindfulness, we should try the meditation. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, we feel completely focused, we completely at peace and completely calm. And if you have any kind of a question, I am going to send you this lecture that I recorded, and you are going to listen to it carefully. And if you have any question while listening to it, in the very positive point regarding it, that I thought that if I am going to send you a recording, you will be free to, you are going to have the freedom to pause it, and then रिमाइंड इट यू, आप मेरे पीछे करके देख सकते हो, आगे करके देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए इसे पॉज करके क्या नाम है सोच सकते हो एक चीज़ के बारे में, कि मैंने ये बात की थी, मैम ने ये बात कही है, तो इन्होंने ये बात क्यों कही है। एंड एट दैट मोमेंट आप क्या कर सकते हो, आप पास करके वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग टू दिस रिकॉर्डिंग, लिसनिंग टू दिस लेक्चर, यू मे नोट इट डाउन, and you even have the, if I am talking too much fastly, you have the facility to even कह सकते हैं